दिल की बात लबों पर लाकर अक्सर हम दुख सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं। दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। बीत गया सावन का महीना, मौसम ने नजरें बदली, लेकिन इन प्यासी आंखों से अब तक आंसू बहते हैं। हबीब जालिब की ये पंक्तियां देश और दुनिया में हाशिए पर पड़े लोगों की जिंदगी को चरितार्थ करती है, जो आज भी अपने अधिकार, सम्मान और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अधिकार, सम्मान और आज़ादी, किसी भी इंसान को सुकून की जिंदगी जीने के लिए ये तीन चीज़ें अनिवार्य हैं। लेकिन जब भी वंचित वर्ग अपने हकों हुकूक की बात करता है, समानता की बात करता है, तब न सिर्फ उनके लब पर पहरा बिठा दिया जाता है, बल्कि सभ्य समाज में रहने वाले लोग भी अपने भौंवे चढ़ाने लगते हैं। समाज के ठेकेदारों को ये लगता है कि उनके कुछ अधिकार मांग लेने भर से सभ्य समाज की प्रतिष्ठा और परंपरा खतरे में पड़ जाएगी। मसलन सेक्सुअल माइनॉरिटीज वर्ग का नेतृत्व करने वाली ए रेवती लिखती हैं, ये संसार मुझे संदेह की दृष्टि से देखता है, सिर्फ इसलिए कि मैं पैदा लड़का के रूप में हुई, लेकिन मेरी जज्बात औरतों वाली हैं और मैं औरत के रूप में जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं एक ऐसे संसार में जी रही हूँ जो मेरी जज्बात की कद्र नहीं करता। मेरा भीख मांगकर जीवन यापन करना, शादी की इच्छा प्रकट करना इस संसार को गलत मालूम पड़ता है, जैसे मानो मैंने किसी का कत्ल कर दिया हो। ए रेवती का ये कथन समाज के आखिरी सफ में खड़े हिजड़ा समुदाय की अस्तित्व को उजागर करता है। ए रेवती के जरिए आज बात हिजड़ा समुदाय की। दोस्तों नमस्कार, मैं विप्लव कुमार गौतम। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंक एंड इनसाइट। इंक एंड इनसाइट के इस वीडियो में आज बात हिजड़ा समुदाय की ए रेवती की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी हिजड़ा लाइफ स्टोरी की। बचपन किसी भी इंसान के जिंदगी का एक खूबसूरत पड़ाव, जहाँ न तो सामाजिक बंधन का कोई भय होता है और ना ही सफलता असफलता का मानसिक तनाव। लेकिन जब आप ए रेवती के बचपन की घटनाओं से गुजरेंगे तो आप पाएंगे कि इनका बचपन भावनात्मक रूप से बेचैनी में गुजरा। कारण कारण ये कि स्कूल के दिनों से ही इन्हें ये बात समझ आ गई थी कि ये पैदा तो लड़का के रूप में हुई हैं, लेकिन इनका भावनात्मक जुड़ाव उन सारी चीज़ों से था जो अमूमन महिलाओं के लिए माना जाता है। मसलन इन्हें लिपस्टिक लगाना, साड़ी पहनना, लड़कियों संग खेलना आदि इत्यादि पसंद था। जब वो क्लासरूम में होती थीं तो वो लड़कियों के बालों में लगे कलरफुल रिबन को, स्कर्ट और ब्लाउज को निहारती रहती, इस इच्छा के साथ कि काश वो भी लड़कियों की तरह निर्भीक होकर सजती संवरती। जैसा कि अक्सर होता है, जब भी आप आम लोगों से अलग दिखते हैं या आपका बर्ताव आम लोगों से अलग होता है, तो लोगों का आपके प्रति रवैया कुछ अजीब ही होता है। ए रेवती के साथ भी कुछ यही माजरा था। स्कूल में पढ़ने वाले लड़के उन्हें कभी नंबर 9 कह के चढ़ाते, तो कभी फीमेल बॉय कहकर। शिक्षकों का रवैया भी चौंकाने वाला था। ए रेवती ये घटना का जिक्र करते हुए कहती हैं कि चूंकि वो लड़कों वाला गेम नहीं खेला करती थी और उनका रवैया लड़कों से बिल्कुल जुदा था, इसलिए उनके पीटी टीचर ने पहले तो उन्हें पीटा, फिर उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम लड़की हो या क्या हो, अपना पैजामा नीचे करो, मुझे चेक करने दो। एक तरफ लड़कियों वाली जीवन में खासा दिलचस्पी, तो दूसरी तरफ ऐसे लड़कों की तरफ आकर्षण जो उनके साथ अच्छा बर्ताव करता, उन्हें इस कन्फ्यूजन से भर देता कि ये सही है या गलत। इस सही और गलत के तनाव के बीच उनका बचपन मुसलसल पिसता रहा। मसला ये भी था कि ये इन सवालों का जिक्र, इस कन्फ्यूजन का जिक्र ना तो वो घर वालों से कभी कर पाई और ना ही अपने साथी संगी से। ए रेवती लिखती हैं कि लोगों का मेरे प्रति रवैया और ऊपर से अंग्रेजी विषय में अच्छा नहीं करना बहुत ही तनावपूर्ण था। परिणाम स्वरूप इन्होंने स्कूल जाना कम कर दिया, क्लासेस बंक करना शुरू कर दिया और अपने पिता के पैसे चुराकर सिनेमा देखने पहुंच जाती। 2.5 घंटे की फिल्म उन्हें उनके यथार्थ से दूर ले जाता और इन घंटों में वो तनाव मुक्त जीवन जीती। आखिरकार घर वालों को जब ये बात पता चली तो उनके भाइयों ने उन्हें मारा पीटा। गाली भी रेवती के हिस्से आई और साथ में एक सजा। सजा ये कि स्कूल जाने से पहले और बाद
उन्हें भैंस के गोबर को इकट्ठे करना है और सभी जानवरों को दाना पानी देना है। ए रेवती लिखती हैं, मैं उनसे यह जानने की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। मैंने अपनी भावनाओं और उलझनों को एक टाइट रोल में बांधा, एक तरफ रख दिया और वापस मैं स्कूल जाने लगी। वो आगे लिखती हैं, एक पुरुष के शरीर में फंसी हुई महिला, क्या दुनिया मुझे इस तरह स्वीकार करेगी? मैं एक महिला के रूप में पहचाने जाने की चाहत रखती थी और एक पुरुष समझे जाने पर दुख महसूस करती थी। मैं पुरुषों के साथ रहना चाहती थी, लेकिन इस भावना से शर्मिंदा महसूस करती थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि भगवान ने मुझ पर यह अनोखी यातना देने का फैसला क्यों किया और वह मुझे पूरी तरह से पुरुष या पूरी तरह से महिला क्यों नहीं बना सका। मैं अक्सर सोचती थी कि एक त्रुटिपूर्ण प्राणी हूँ, मैं अध्ययन नहीं कर सकी, फिर भी मैंने ऐसा करने का नाटक किया। इन सब मानसिक तनाव के बीच उनका 10वीं का रिजल्ट आया तो मालूम पड़ा कि वो अंग्रेजी विषय में फेल कर गई। इस असफलता का ठीकरा उनके भाई ने रेवती के सिर पर यह कह के फोड़ा कि एक न एक दिन तो ये होना ही था। दिन रात औरतों की तरह सजने संवरने के अलावा काम ही क्या है इसके पास। बहरहाल वो 10वीं की परीक्षा पास कर सकें इसलिए शहर में अंग्रेजी ट्यूशन करने जाती और यहाँ से शुरू होता है उनके जिंदगी का नया अध्याय। अंग्रेजी का ट्यूशन ले रही रेवती एक शाम एक पहाड़ पर घूमने जाती हैं, जहां उनकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है। कौन थे ये लोग? ये लोग भी ए रेवती की तरह ही थे, ऊपर से आदमी और अंदर से औरत। ए रेवती इनकी कंपनी को एंजॉय करने लगती हैं। इन लोगों के जरिए ए रेवती को एक अम्मा के बारे में पता चलता है। अम्मा जो साड़ी पहनती हैं और जो सेक्स चेंज ऑपरेशन से गुजर चुकी थीं, और वो ए रेवती जैसे लोगों को शरण दिया करती थीं। ए रेवती डिंडगुल पहुंच जाती हैं उस अम्मा के पास, जहां उसको पूरी रीति रिवाज के साथ हिजड़ा जमात के सामने चेला घोषित कर दिया जाता है। 2 दिनों के बाद रेवती इरोड का रुख करती हैं, जहां वो नानी के साथ कुछ समय बिताती हैं। नानी यानी हिजड़ा कल्चर के अनुसार उनके गुरु के गुरु। यहाँ आने के बाद रेवती हिजड़ा समुदाय के कुछ रीति रिवाज से अवगत होती हैं। जैसे अगर किसी को हिजड़ा समुदाय में रहना है तो उसे लंबे बाल रखना अनिवार्य है, क्योंकि लंबा बाल महिला होने की निशानी है। यदि कोई बिना लंबा बाल उगाए साड़ी पहनकर घूमती हैं तो इसे हिजड़ा समुदाय की बेइज्जती मानी जाती है। यहाँ उन्हें एक और बात पता चलती है कि अगर किसी को हिजड़ा समुदाय के साथ रहकर जिंदगी बितानी है ताउम्र, तो उन लोगों को सेक्स चेंज ऑपरेशन से गुजरना होता है, जिसे हिजड़ा टर्मिनोलॉजी में निर्वाणम कहा जाता है। जब रेवती इरोड में अपने नानी के साथ रह रही थीं, तो वो अपने जमात के साथ इधर उधर नाचने जाया करती थीं। ए रेवती इस घटना का जिक्र करते हुए कहती हैं, हमने दो दो के जोड़े में नृत्य किया और हम में से बाकी लोग एक घेरे में इकट्ठा हुए भीड़ के साथ बैठे थे। हमें बहुत घूरकर देखा जाता था और मैंने लोगों को जोर जोर से पूछते हुए सुना था कि क्या हम पुरुष हैं या महिला या नंबर 9 या देवदासियां। कुछ पुरुषों ने हमें छूने का साहस किया, हमारी कमर पर या हमारे कंधों पर। कुछ अन्य लोगों ने हमारे स्तनों की ओर इशारा करते हुए कहा, असली या डुप्लीकेट। ए रेवती आगे लिखती हैं, ऐसे क्षणों में मुझे निराशा महसूस हुई और आश्चर्य हुआ कि लोग ऐसे भी हो सकते हैं। हम ऐसे में जीविकोपार्जन की आशा कैसे कर सकते हैं? भगवान ने हमें इस तरह बनाया है और हमारे पास अपना कोई काम नहीं है। हमारे माता पिता हमें नहीं समझते हैं और यह दुनिया हमें घृणा की दृष्टि से देखती है। हम सम्मान के साथ इंसानों की तरह जीना चाहते थे। मैंने अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा था उसे नज़रअंदाज करने की बहुत कोशिश की। लगभग 1 महीना बीतने के बाद ए रेवती वापस अपने घर पहुंच जाती हैं, अपनी बहन की शादी में शरीक होने। यहाँ उनके भाइयों के द्वारा एक फरमान सुनाया जाता है कि चूंकि रेवती का हाव भाव लड़कियों वाला है, इसलिए अब वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती और उन्हें घर की गाड़ियां साफ करने का काम सौंपा जाता है। पिता का व्यवहार भी उनके प्रति रूखा ही था। इसका जिक्र करते हुए वो कहती हैं, मेरे पिता मेरी सफाई से खुश नहीं थे और एक दिन अपने लिए काम करने वाले लोगों की ओर इशारा करते हुए मुझ पर व्यंग किया, तुम उनका पेशाब पीकर ही सीखोगे। मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकती थी। यह दर्द
और चोट जिसने मेरे शरीर और दिमाग को झकझोर कर रख दिया था, जिसका मैं किसी से जिक्र भी नहीं कर सकती थी, मैंने फैसला किया कि मेरे लिए अपने माता पिता के घर में रहना ठीक नहीं होगा। पिता और भाई का विरोध झेलने के बाद रेवती पहुंच जाती हैं दिल्ली अपने गुरु के पास। यहाँ कुछ महीने बिताने के बाद एक बार फिर वो अपने घर का रुख करती हैं। ज्यों ही ये घर की दहलीज पे कदम रखती हैं, इनके भाई ने क्रिकेट बैट से इन्हें मारना शुरू किया और तब तक मारते रहे जब तक कि रेवती का सिर फट न जाए और फर्श खून से लाल न हो जाए। ए रेवती खुद को बचाने के लिए एक कमरे में खुद को बंद कर लेती हैं, लेकिन गुस्से से लाल हुए इनके भाई वहां भी पहुंच जाते हैं और उन्हें तब तक पीटते हैं जब तक वो थक न जाए। अगली सुबह उन्हें संपूर्णियम टेम्पल ले जाया जाता है, जहां उनके लंबे बालों को मुड़ दिया जाता है। अपने परिवार के साथ भी रेवती को रहना अत्यंत अप्रिय मालूम पड़ता था। आखिर वो भी कब तक यातनाओं के बोझ तले अपनों के बीच सांस ले सकती थी। और आखिरकार वो अपने गुरु के पास दिल्ली चली जाती हैं। वहाँ से उन्हें मुंबई भेज दिया जाता है। कमाठीपुरा, बंदपुर, मुलुंद, मतिंगा, बायकुला ये कुछ जगह हैं जहाँ हिजड़ा समुदाय के लोग रहा करती हैं मुंबई में। मुख्य धारा के समाज द्वारा हाशिए पर ढकेले जाने और अपने अधिकारों से वंचित होने के कारण हिजड़ा आराम और पालन पोषण के लिए अपने समुदाय और इसकी संस्कृति की ओर रुख करते हैं। हिजड़ा समुदाय में कोई ऊंच नीच नहीं है। ये लोग जाति या धार्मिक भेदभाव नहीं रखते और यहाँ गरीब और अमीर दोनों घरों के लोग रहते हैं। हिजड़ों में कोई जाति नहीं होती, घर या कबीले होते हैं। 7 कुल या घर हैं और प्रत्येक का अपना नाम है। हिजड़ा किसी भी घर से अपना गुरु चुन सकते हैं और कभी कभी अपनी निष्ठा दूसरे घर में स्थानांतरित कर सकते हैं। 7 सदनों में से प्रत्येक का अपना निर्वाचित या चुना हुआ मुखिया होता है, जिसे नाइक के नाम से जाना जाता है। मुंबई में 2 महीना बिताने के बाद ए रेवती को नानी चेला ने इन्हें उनके चेला बनने का ऑफर दिया और रेवती इसे स्वीकार कर लेती हैं और फिर उन्हें 7 नायकों के बीच उन्हें चेला घोषित किया जाता है। चेला बनने के कुछ ही महीने बाद इन्हें निर्वाणम यानी सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए तमिलनाडु के डिंडीगुल शहर भेज दिया जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद रेवती खुशी खुशी मुंबई अपने गुरु के पास लौट आती हैं। निर्वाणम के 40 दिनों तक एक हिजड़ा को हिजड़ा समुदाय के कल्चर को फॉलो करना होता है। जैसे इन्हें ये सलाह दिया जाता है कि ये ऐनक का इस्तेमाल न करें, बालों में कंघी न करें और मर्दों से दूर रहें। निर्वाणम से ठीक 12वां दिन और 15वां दिन आसपास के हिजड़ा को इनवाइट किया जाता है और निर्वाणम वाले हिजड़ा को नहलाया जाता है उनके द्वारा। घर के बड़े बुजुर्ग इनके पूरे शरीर पर हल्दी मलते हैं और आरती उतारते हैं। निर्वाणम से ठीक 40वां दिन गुरु अपने चेला को साड़ी, ब्लाउज, नोज रिंग, एंकलेट और टो रिंग गिफ्ट करती हैं। ए रेवती सेक्सुअल लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहती थी और उन्हें इस बात का अंदाजा था कि वो अपने गुरु के साथ रहते हुए ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए एक सुबह वो बायकुला की तरफ निकल पड़ती हैं अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने। लेकिन ऐसा करने के लिए ये जरूरी था कि वो किसी की चेला बन सकें और अंततः उन्हें यहाँ भी एक गुरु उन्हें अपना चेला बनाने को राजी हो जाती हैं। ए रेवती कहती हैं कि वो सेक्स वर्क के जरिए पैसा नहीं कमाना चाहती थी, बल्कि वो सेक्सुअल फीलिंग्स को रिप्रेस नहीं कर सकी। लेकिन ज्यों ही वो इस सेक्स वर्क के काम में उतरी तो उन्हें कई भयावह मंजर और यातनाओं का सामना करना पड़ा। मसलन उन्हें एक राउडी के जरिए जबरदस्ती एनल सेक्स करने को मजबूर किया गया। ए रेवती को पुलिस के हाथों भी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा और वो पुलिस जिसके हाथ में कानून का डंडा सौंपा जाता है लोगों की रक्षा के लिए, उसी पुलिस तंत्र ने इस डंडे का इस्तेमाल रेवती को नंगे करके उसके एनल पैसेज में घुसेड़ कर किया और उसके अस्तित्व को मिट्टी में मिलाने के लिए किया। इस घटना का जिक्र करते हुए रेवती लिखती हैं कि शाम 7 बजे का वक्त रहा होगा जब वो सेंट मार्क्स रोड पे टहल रही थीं। तभी एक पुलिस वैन आया। उस वैन में उसे बिठाकर क्यूबन पार्क पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में उन्हें पहले लाठी से और बूट से बहुत मारा गया और फिर उन्हें नंगे करके ऑपरेशन की जगह पीटा गया। भद्दी भद्दी गालियां दी गईं। उनसे पुलिस स्टेशन में झाड़ू भी लगवाए गए।
ऐसा नहीं था कि ये रेवती सेक्स वर्क को त्यागना नहीं चाहती थी, उन्होंने ऐसा किया भी। वो अपने गांव भी आईं कुछ वक्त के लिए, शायद ये सोचकर कि उन्हें कोई काम मिलेगा। लेकिन भला एक खिजड़ा को काम कौन देता। जब भी वो कहीं काम मांगने जाती तो लोग ये कहकर उन्हें मना कर देते कि अगर हम तुम्हें काम पर रखेंगे तो तुम आसपास के लड़कों को बिगाड़ दोगी, वैसे भी तुम्हें आता ही क्या है, तुम तो सिर्फ नाचने और चीप फन के लिए बने हो। ए रेवती अपने अस्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहती हैं, मेरे साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। क्या मैंने यह पेशा इसलिए अपनाया क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता था। मैंने यह पेशा अपनी मर्जी से नहीं चुना। मैं एक आदमी के साथ रहना चाहती थी। मुझे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए वह सब कुछ नहीं मिला जिसकी मुझे जरूरत थी। मर्द मेरा इस्तेमाल सिर्फ सेक्स के लिए करते थे, उन्हें बाकी सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। मुझे सेक्स वर्क करने की इच्छा नहीं है, लेकिन मैंने इसे अपनी नियति मान लिया है। उन्हें कोई काम तो नहीं मिल सका, लेकिन संपत्ति के बंटवारे से उन्हें जो भी पैसे मिले उससे उन्होंने अपने गांव से बाहर एक किराए की मकान लेकर रहने लगी। इसी दरमियान बाबू नाम के एक आदमी से इन्हें इश्क हो जाता है और वो सिनेमा हॉल में ऑपरेटर था। दोनों साथ में रहने लगते हैं। लेकिन जब ये बात उनके भाई को पता चली तो वो इनके घर आ धमके। इन्हें गालियां दी गईं और साथ में एक धमकी भी इनके हिस्से आई, और वो ये कि दोबारा अगर रेवती के साथ वो लड़का दिखा तो मार दिया जाएगा। दहलीज के अंदर और दहलीज के बाहर लोगों से मिले अपमान और यातना ने ए रेवती को वापिस सेक्स वर्क करने को मजबूर किया। रेवती जब बंगलुरु में सेक्स वर्कर के रूप में काम कर रही थी, तब 3 लोग इनसे मिलने आए। कौन थे ये लोग? ये लोग भी ए रेवती की तरह ही थे, जो ये चाहते थे कि ये रेवती इन्हें अपना चेला बना ले। ये तीनों लोग पढ़े लिखे थे, समृद्ध घरों से थे और आपस में अंग्रेजी में बातें करते थे। ए रेवती ने इन लोगों को अपना चेला बनाने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं नहीं चाहती कि तुम लोग भी मेरी तरह ही अनंत यातनाओं का सामना कर सको। ए रेवती के मना करने के बाद ये लोग खुद निर्वाणम यानी सेक्स चेंज ऑपरेशन से गुजरते हैं। ऑपरेशन के बाद ये फिर रेवती के पास आती हैं चेला बनने। इस बार रेवती इन लोगों को अपना चेला बना लेती हैं। ये रेवती जब इन लोगों को अपना चेला स्वीकार कर लेती हैं, तब कुछ ही दिनों के बाद ये लोग ए रेवती को संगमा ले जाती हैं। संगमा एक संस्था है जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज के लिए काम करती है। संगमा में काम करते हुए इन्हें कॉलीग के साथ इश्क हो जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन ये शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।